गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटॉमिक केमिस्ट्री में। जैसा कि आप जानते हैं 12th के बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है ऑब्जेक्टिव सीरीज। इन ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम चैप्टर वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। जैसे आप लोग को सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव बताया गया है, वैसे ही आपके पांचवें चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के लिए भी अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पांचवें चैप्टर का कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे पहला प्रश्न है, रासायनिक अधिशोषण में इंथैल्पी में परिवर्तन होता है। द इंथैल्पी चेंज इन केमिकल एडजॉर्प्शन। बाबू केमिकल एडजॉर्प्शन यानी रासायनिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण में कितना इंथैल्पी में परिवर्तन होता है? तो जैसे पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन था, भौतिक अधिशोषण में कितना इंथैल्पी में परिवर्तन होता है, इसमें पूछा गया है रासायनिक अधिशोषण में कितना इंथैल्पी में परिवर्तन होता है। तो आपको पता है भौतिक अधिशोषण हो तो उसमें 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा उत्सर्जित होता है, और रासायनिक अधिशोषण केमिकल एडजॉर्प्शन में 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा उत्सर्जित होती है। आप देख लीजिए, भौतिक अधिशोषण होगा तो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और रासायनिक अधिशोषण में 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा उत्सर्जित होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है 10 से 20 किलो जूल, 20 से 40 किलो जूल, 40 से 80 किलो जूल, 80 से 240 किलो जूल। बाबू कौन पूछ रहा है? केमिकल एडजॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण में कितना इंथैल्पी में परिवर्तन होता है, तो कितना होगा? 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा उत्सर्जित होता है। लेकिन वही भौतिक अधिशोषण होता तो 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा उत्सर्जित होता है। रासायनिक में ज्यादा होता है और भौतिक में कम होता है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है बादल इनमें से किसका उदाहरण है? बादल क्या होता है? बादल भी बाबू देखिए एक प्रकार का आपका कोलाइडी विलयन होता है। बादल भी एक प्रकार का कोलाइडी विलयन होता है। बादल जो होता है हवा में आपको वाटर मॉलिक्यूल्स यानी लिक्विड का ड्रॉपलेट्स होता है, वही आपस में जुड़ा रहता है, इसीलिए उसको हम लोग बादल कहते हैं, क्लाउड कहते हैं। क्लाउड इज द एग्जाम्पल ऑफ, क्लाउड किसका एग्जाम्पल है? बाबू हवा है, हवा किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। अब वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स नमी का कण होता है, नमी होता है, नमी द्रव अवस्था में होता है। द्रव जब हवा में मिला रहता है तो उसी को कहते हैं हम लोग क्लाउड, उसको कहते हैं हम लोग बादल। आइए देखिए ऑप्शन क्या है, ठोस का गैस में मिश्रण, मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन गैस, द्रव का गैस में मिश्रण, मिक्सचर ऑफ लिक्विड इन गैस, द्रव का ठोस में मिश्रण, मिक्सचर ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, ठोस का द्रव में मिश्रण, मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। बाबू अभी क्या है, बादल के लिए आप लोग को बताया गया कि हवा में नमी होता है, हवा में जो नमी का मॉलिक्यूल्स होता है, नमी का कण होता है, वो आपस में जुड़ करके बादल का निर्माण करता है। तो हवा में यानी गैस में द्रव का मॉलिक्यूल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी, द्रव का गैस में मिश्रण। गैस होगा माध्यम और उसमें द्रव घुला रहेगा, तो द्रव के गैस में मिश्रण को हम लोग बादल कहते हैं, क्लाउड कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जेल होता है, जेल क्या होता है? बाबू जेल जो होता है ठोस में द्रव का मिश्रण होता है। किसमें? ठोस में द्रव का मिश्रण। तो इसको याद रखेंगे, जेल क्या होता है? जेल है ठोस में द्रव का मिश्रण। जेल इज द मिक्सचर ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। देखिए बाबू कौन ऑप्शन सही है? ठोस का गैस में मिश्रण, द्रव का गैस में मिश्रण, द्रव का ठोस में मिश्रण। कौन सही है बाबू? द्रव का ठोस में मिश्रण। द्रव जब ठोस में मिलता है तो उसी को कहा जाता है जेल। जेल क्या है? ठोस अवस्था में ठोस माध्यम होगा और उसमें द्रव घुला रहेगा, इसलिए द्रव का ठोस में मिश्रण को जेल कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है सॉल होता है। बाबू सॉल होता है, क्या होता है? सॉल। सॉल क्या है? सॉल जो होता है द्रव में ठोस का मिश्रण होता है। जेल क्या था? ठोस में द्रव का मिश्रण। और सॉल क्या होता है? आपको द्रव में ठोस का मिश्रण। देखिए क्या है ऑप्शन, ठोस का गैस में मिश्रण, द्रव का गैस में मिश्रण, द्रव का ठोस में मिश्रण, ठोस का द्रव में मिश्रण। कौन आंसर होगा बाबू? ठोस का द्रव में मिश्रण। ठोस का द्रव में मिश्रण यानी मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज नोन एज सॉल, एंड द मिक्सचर ऑफ लिक्विड इन सॉलिड इज नोन एज जेल। जेल और सॉल थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, आप दोनों को याद करके रखेंगे। जेल क्या है? द मिक्सचर ऑफ
द मिक्सचर ऑफ लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, द्रव का ठोस में मिश्रण को जेल कहा जाता है और ठोस का द्रव में मिश्रण को हम लोग सॉल कहते हैं। अब कभी सॉल लिखा हो तो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, लेकिन वहां पर माध्यम क्या है, द्रव है, परिक्षेपित पदार्थ क्या है, आपका ठोस है। लेकिन अगर जेल कहता है, जेल भी आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, लेकिन वहां माध्यम ठोस है और परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है। याद रखिएगा। आइए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है रासायनिक अधिशोषण के लिए कौन सही है? Which of the following is correct for chemical adsorption? केमिकल एडजॉर्प्शन यानी रासायनिक अधिशोषण के लिए कौन सही है? करा अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय क्या होता है? जो एक ही दिशा में हो। रासायनिक अधिशोषण सिर्फ एक दिशा में होती है, वो उत्क्रमणीय नहीं होती है, तो ये एकदम सही है। उच्च इंथैल्पी में परिवर्तन, हाँ इंथैल्पी में भी परिवर्तन ज्यादा होता है, अभी बताया भौतिक में 20 से 40 होता है और रासायनिक में 80 से 240 होता है, तो इंथैल्पी में परिवर्तन भी ज्यादा होता है। उच्च विशिष्टता, एकदम उच्च विशिष्टता पाई जाती है। इनमें से सभी सब आपका सही है रासायनिक अधिशोषण के लिए। रासायनिक अधिशोषण में अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, आपको इंथैल्पी में भी परिवर्तन ज्यादा होता है, विशिष्टता, उच्च विशिष्टता भी पाई जाती है, और इनमें से सभी आपका करेक्ट है रासायनिक अधिशोषण के लिए। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कुहासा होता है। कुहासा क्या? फॉग। फॉग भी क्या है? आपका वाटर ड्रॉपलेट्स हवा में होता है, जो लिक्विड शो होता है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैस में घुला रहता है, उसी को फॉग कहते हैं। कुहासा देखे है ना, कुहासा क्या होता है? नमी होता है और हवा में है। नमी क्या है? द्रव अवस्था है, द्रव है और गैस में घुला हुआ है, यानी गैस में द्रव घुला हुआ होता है। द मिक्सचर ऑफ लिक्विड इन गैस, देख लीजिए ऑप्शन कौन है? ठोस का गैस में मिश्रण, द्रव का गैस में मिश्रण, एकदम सही है। द्रव आपका गैस में घुला रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कुहासा कहते हैं। कुहासा उसको कहा जाएगा। या बादल भी वही एग्जाम्पल होता है, द्रव का गैस में मिश्रण का ही एग्जाम्पल है बादल भी, क्लाउड भी। आपको कुहासा भी वही होता है, द्रव होगा और आपको गैस में घुला हुआ रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। स्वर्ण संख्या, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट गोल्ड नंबर? किसके पास लोएस्ट गोल्ड नंबर होता है? सबसे कम स्वर्ण संख्या होता है। सबसे कम स्वर्ण संख्या किसका होगा? तो बाबू आपको पता होगा स्वर्ण संख्या कहते हैं कि किसी संरक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, किसी संरक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड सॉल को, 10 ml प्रमाणित गोल्ड सॉल को 1% 10 ml NaCl विलयन से बचाती है, उसी को गोल्ड नंबर कहते हैं। यानी आपको संरक्षी कोलाइड की मात्रा होता है। किसका गोल्ड नंबर सबसे कम होता है? सबसे कम गोल्ड नंबर बाबू जिलेटिन का होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जिलेटिन, अंडे का एल्ब्यूमिन, अंडे का जो लिक्विड होता है उसको एल्ब्यूमिन कहते हैं, तो अंडे का एल्ब्यूमिन, गोंद और स्टार्च, इन चारों में सबसे कम आपका जिलेटिन का होता है। किसका सबसे कम होता है? जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम होता है। ध्यान रखिएगा, जिलेटिन का गोल्ड नंबर इनके अपेक्षा इन सबसे कम होता है, तो याद रखेंगे इस चीज को। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस की सतह पर किस बल के द्वारा बंधे होते हैं? भौतिक अधिशोषण में गैस का कण ठोस की सतह पर किस बल द्वारा बंधे होते हैं? फ्रॉम विच अट्रैक्शन फोर्स गैसियस मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड विथ सॉलिड सरफेस इन फिजिकल एडजॉर्प्शन? बाबू आपको पता होगा दो प्रकार का एडजॉर्प्शन होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में बताया गया था कि वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ा रहता है। जब वंडरवाल बल के द्वारा जुड़ा रहेगा यानी भौतिक बल के द्वारा जुड़ा रहेगा तो उसको भौतिक अधिशोषण कहते हैं, और जब रासायनिक बल के द्वारा जुड़ता है तो उसी को रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है। अब देख लीजिए इसमें क्या ऑप्शन दिया हुआ है, रासायनिक बल, केमिकल फोर्स नहीं, केमिकल बल के द्वारा तो रासायनिक अधिशोषण में जुड़ा हुआ होगा। वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल और वांडरवाल बल, किस बल के द्वारा बाबू? वांडरवाल बल के द्वारा। भौतिक अधिशोषण में वांडरवाल बल के द्वारा जुड़ा रहता है और रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बल के द्वारा जुड़ा रहता है। केमिकल अगर बॉन्ड होगा तो रासायनिक अधिशोषण, और वांडरवाल बल होगा तो उसको फिजिकल एडजॉर्प्शन कहेंगे। याद रहेगा आप लोग को। आपको भौतिक अधिशोषण में कौन सा बल लगेगा?
वांडरवाल बल। और रासायनिक अधिशोषण में कौन सा बल रहेगा? रासायनिक बंधन। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है भौतिक अधिशोषण में कितनी परतें होती हैं? भौतिक अधिशोषण में कितना परत होगा? आप देखिए भौतिक अधिशोषण अभी बताया गया वांडरवाल बल से। जैसे दीवार में पेंट चिपकता है तो भौतिक अधिशोषण है। आप दीवार पर कितना पेंट का लेयर कर सकते हैं? बहुत सारा लेयर किया जा सकता है। आप क्या कीजिए, दीवार कर दीजिए, दीवार में आप उजला रंग का पेंट कर दीजिए, फिर लाल रंग से पेंट कर दीजिए, फिर ब्लू से कर दीजिए। कितना किया जा सकता है? अनेक किया जा सकता है, बहुत सारा किया जा सकता है। यानी आपको भौतिक अधिशोषण होगा तो अनेक लेयर तैयार कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक अधिशोषण होगा उसमें एक ही लेयर बनता है। देखिए ऑप्शन क्या है, 1, 2, 3 और अनेक। कौन है बाबू? भौतिक अधिशोषण है। भौतिक अधिशोषण में कितना लेयर बनेगा? अनेक लेयर बनेगा, मेनी लेयर बनता है। हाउ मेनी लेयर्स इन फिजिकल एडजॉर्प्शन? फिजिकल एडजॉर्प्शन में मेनी लेयर फॉर्म किया जा सकता है, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में ओनली 1 लेयर होता है, एक ही लेयर होता है। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषित गैस की मात्रा निर्भर करती है। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषित गैस की मात्रा निर्भर करती है। आपका द अमाउंट ऑफ गैस डिपोजिटेड एट सॉलिड सरफेस डिपेंड्स ऑन। सॉलिड सरफेस के ऊपर गैस जितना डिपोजिट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? बाबू तापमान के ऊपर। तापमान के ऊपर निर्भर करेगा। आप तापमान बढ़ा दीजिएगा तो गैसेस मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो उड़ जाएगा। दाब के ऊपर, सही बात है, दाब के ऊपर भी निर्भर करता है। दाब बढ़ाएंगे तो गैस ज्यादा अधिशोषित होता है। प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है। यानी से सभी, बाबू सभी है, इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज, और गलती से टाइप हो गया है, ऑल ऑफ दीज, सभी इनमें से सही है। तापमान के ऊपर भी निर्भर करेगा, दाब के ऊपर भी निर्भर करेगा, प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करेगा। इनमें से सभी के ऊपर निर्भर करता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये ठोस, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषित गैस की मात्रा निर्भर करती है तापमान के ऊपर भी, दाब के ऊपर भी, उसके प्रकृति के ऊपर भी, यानी तीनों के ऊपर, सभी के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है एंजाइम के लिए उपयुक्त ताप होता है। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम। एंजाइम के लिए उपयुक्त ताप कितना होता है? बाबू एंजाइम के लिए उपयुक्त ताप होता है 27 से 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 27 से 37 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं ये लिखा हुआ मिल जाएगा 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, घबराइएगा मत। 27 से 37 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेट वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसमें सबसे ज्यादा काम करता है। कितना पर? 27 से 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर। देखिए ऑप्शन क्या है, 0 से 10 ये तो होगा नहीं, 10 से 20 ये भी नहीं होगा, 27 से 37 यही होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, 40 से 50 ये भी नहीं होता है। 27 से 37 डिग्री सेल्सियस ताप ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है किसी एंजाइम के लिए। यानी 27 से 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर सबसे ज्यादा काम करता है। अगर उससे तापमान बढ़ा भी दिया जाएगा तो उसकी क्रियाशीलता घट जाएगी। तापमान को कम कर दीजिएगा तो भी क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर वो अक्रियाशील हो जाता है, क्रिया नहीं करता है। आप 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप पर ले जाइएगा तो वो डिनेचर्ड हो जाता है, वो अपना अस्तित्व को खो देता है एंजाइम। ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा काम कितना पर करेगा? 27 से 37 डिग्री सेल्सियस ताप पर। इससे कम ताप रहेगा तो भी कम क्रियाशील होगा, ज्यादा ताप होगा तो भी कम क्रियाशील होगा। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर आपका निष्क्रिय हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। लेकिन 55 डिग्री सेल्सियस ताप पर जाइएगा तो अपने अस्तित्व को खो देगा। उससे ऊपर ताप पर अपने अस्तित्व को खो देता है, डीनेचर्ड हो जाता है, अपने नेचर को छोड़ देता है। तो याद रखेंगे 27 से 37 आपका उपयुक्त ताप है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर अक्रिय है। आप 55 के ऊपर जाइएगा तो आपको वो डीनेचर्ड हो जाएगा, अपने अस्तित्व को खो देगा। देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कोलाइडी कण की गति को कहते हैं। कोलाइडी कण जो गति करता है उस गति को क्या कहते हैं? उस गति को कहते हैं ब्राउनी गति। कोलाइडी कण जो गति करता है उस गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, ब्राउनी मूवमेंट, ब्राउनी गति, टिंडल का प्रभाव, टिंडल इफेक्ट, रेखीय गति, लीनियर मोमेंट, इनमें से कोई नहीं। किसे क्या कहेंगे बाबू? ब्राउनी गति। ब्राउनी गति होता है जिस गति से गोलाइडी कण गति करता है उसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउनी गति कोई स्पेशल गति नहीं है, जिगजैग पाथ है। जिगजैग पाथ का मतलब टेढ़ा मेढ़ा पाथ। कोलाइडी कण जो होता है ना वो टेढ़े मेढ़े पाथ पर गति करता है, किधर भी गति करेगा टेढ़े मेढ़े पाथ पर गति करते रहता है, इसी गति को ब्राउनी गति कहते हैं।
कोलाइडी कण की जो टेढ़े मेढ़े गति होती है उसी को ब्राउनी गति कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अधिशोषण होती है, अधिशोषण क्या है? अधिशोषण एड्जॉर्प्शन क्या है? अधिशोषण क्या है? तो बाबू ऑप्शन देख लीजिए, पृष्ठीय घटना है या आंतरिक घटना है या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। आपको अधिशोषण में बताया गया था कि किसी पदार्थ के सतह पर कोई दूसरा पदार्थ जमा होता है। अब किसी पदार्थ के सतह पर जमा हुआ है ना बाबू, तो कौन सी घटना है? पृष्ठीय घटना है। अंदर तो जमा होता नहीं है, सतह पर सतह पर जमा होती है, इसीलिए वो पृष्ठीय घटना होगी। अंदर जाके जमा होता तो आंतरिक घटना हो जाता, लेकिन जमा हुआ कहां पर? सतह के ऊपर। जैसे हम कई बार एग्जांपल दिए, दीवार पर पेंट कर दीजिए, तो पेंट क्या होता है? दीवार के सरफेस पे होता है, सतह पर होता है, आके दीवार के अंदर तक घुस जाता है? नहीं, केवल सतह पर होता है। तो इसी को हम लोग पृष्ठीय घटना कहते हैं। उसको क्या कहेंगे हम लोग? पृष्ठीय घटना, क्योंकि पृष्ठ पर होती है। अगर अंदर होती तो आंतरिक घटना कहते। तो यानी याद रखेंगे, अधिशोषण कौन सी घटना है? पृष्ठीय घटना है। देखिए अगला प्रश्न है, एंजाइम के लिए उपयुक्त पीएच होता है, और द ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम। एंजाइम के लिए उपयुक्त पीएच क्या होता है? उपयुक्त पीएच की बात करते हैं, और ऑप्शन दिया है 5 से 6, 6 से 6.5, 7 से 8, इनमें से कोई नहीं। एंजाइम जो होता है ना बाबू, थोड़ा अम्लीय माध्यम में ज्यादा काम करता है, ज्यादा अम्लीयता में नहीं, थोड़ा अम्लीय माध्यम में। तो याद रखिएगा, जब हल्की अम्लीयता होगी तो एंजाइम ज्यादा काम करता है। तो हल्का वाला ही टिक कर लीजिए, 6 से 6.5। 6 से 6.5 पर एंजाइम सबसे ज्यादा काम करता है। उससे कम पीएच होगा तो भी कम काम करेगा, उससे ज्यादा पीएच होगा तो भी कम काम करेगा। यानी ऑप्टिमम पीएच एंजाइम के लिए कितना होगा? 6 से 6.5। देखिए अगला प्रश्न है, पेप्टीकरण प्रक्रिया होती है। पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। पेप्टाइजेशन किस चीज का प्रोसेस है? पेप्टाइजेशन जो होता है वो कौन सा काम करता है, किस चीज का प्रोसेस है? तो पेप्टाइजेशन की मेथड से हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करते हैं। पेप्टाइजेशन से, पेप्टीकरण से हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया है? देख लीजिए, कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया। एकदम सही बात है, कोलाइडी विलयन बनाने की प्रक्रिया होता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा कोलाइडी विलयन बनाया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडी विलयन शुद्ध करने का नहीं, बनाने की विधि होता है। कोलाइडी विलयन का गुण नहीं, भी नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। यानी सही ऑप्शन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलयन बनाने की गुण। कोलाइडी विलयन को बनाया जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा, पेप्टीकरण प्रक्रिया के द्वारा। पेप्टीकरण प्रक्रिया के द्वारा हम कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाते हैं। तो बाबू देखिए, ये 15 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। इसके पहले भी आपको 15 क्वेश्चंस बताया गया था, यानी टोटल 30 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बताया गया। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके बोर्ड की एग्जाम्स के लिए, इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को विशेष ध्यान रखिएगा। अब तक 5 चैप्टर को बताया जा चुका है। पांचों चैप्टर, यानी जो आपका फिजिकल है 12th के बच्चों के लिए पता होगा कि 5 चैप्टर आपका फिजिकल होता है, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। पांचों का आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया गया है, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है उस चीज को बता दिया गया है। अगले क्लास में नेक्स्ट आपको चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा लें, जैसे वीडियो डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।